हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग यूएसए एंड स्विट्जरलैंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम देखें, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अगर आप देखोगे तो अमेरिका का जो संविधान है वो एक स्थायी दस्तावेज है, एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जब ये जो आपका जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही इसके अंदर क्या हुए थे? कुछ संशोधन हुए थे। मतलब जब बना था तो 10 अमेंडमेंट्स हो गए थे, तब तुरंत ही अमेंडमेंट्स हो गए थे। कितने साल में? 2 ईयर्स में ही। 2 ईयर्स में 10 अमेंडमेंट्स कर दिए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और अगर हम देखें तो 200 वर्षों का आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है, अब तो इसका आंकड़ा बढ़ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो कि संविधान को जो चेंज करना, अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर कोई भी चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, उसमें चेंजेस करना बहुत ही कठिन है। और संविधान संशोधन अगर आप देखो, अगर आपको मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अमेंडमेंट करना है, क्या करना है? अमेंडमेंट करना है। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो होता है, ठीक है, तो वहां पर 2 वेज में हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। 2 वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। तो पहला वे अगर आप देखोगे तो पहला तरीका है कि जो भी संविधान संशोधन करने के लिए जो दोनों सदन है, ठीक है, दोनों सदन कौन कौन से? पहला आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गई, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दूसरा सीनेट, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से जो हो गया आपका, ठीक है, सीनेट हो गया, और आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वाला हो गया। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एक तरह से प्रतिनिधि सभा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो क्या करना होगा? अगर मान लो संविधान करना है तो दोनों सदनों के जो दोनों सदन है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हो गया और सीनेट हो गया, तो इनके जो भी उपस्थित जितने भी मेंबर होंगे ना, उनका 2/3 वोटिंग चाहिए होगी, अनुमोदन प्राप्त करना होता है 2/3 दोनों का, इसका भी 2/3 और इसका भी 2/3। ठीक है, और दूसरा और सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि 2/3 जो स्टेट है, स्टेट की लेजिस्लेचर है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर अगर हम देखें, अगर वो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में 2/3 बहुमत से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अगर मान लो 2/3 राज्यों की विधानसभाएं, 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर संशोधन की मांग करें, अमेंडमेंट की डिमांड करें कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तब हो सकता है। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको अमेंडमेंट करने के। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर अमेंडमेंट करना है तो 2 तरीके से अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और प्लस सीनेट, तो दोनों में 2/3 एक तरह से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। और सेकंड मेथड है जो 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर अगर अमेंडमेंट की डिमांड करती है, तब आपका जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, इस शब्द को किसने किया था? शक्ति। सेपरेशन ऑफ पावर से आपको क्या याद आया? एक फ्रांसीसी थिंकर आपको याद आए होंगे, फ्रांसीसी विद्वान आपको याद आए होंगे, जिनका नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू याद आए? मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि
तीन उसमें पावर्स को डिवाइड करना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जब पावर्स डिवाइड होती हैं, इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, ठीक है। और कोई भी संस्था अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब कोई भी संस्था और ना ही कोई व्यक्ति अधिक संस्था का सदस्य बन सकता है। इस सिद्धांत का नियंत्रण संतुलन सिद्धांत के बैलेंस थ्योरी पे जानते हैं, बैलेंस प्रिंसिपल पे जाना जाता है कि कोई भी भाई एक तरह से ऐसा, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव का है मेंबर तो वो जुडिशरी का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एग्जीक्यूटिव का है तो एग्जीक्यूटिव का ही रहेगा, लेजिस्लेचर का तो लेजिस्लेचर का रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं तो ये एक तरह से ये स्टेट के और गवर्नमेंट दोनों के ही एक तरह से जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 4 इयर्स होता है। कितना होता है? 4 साल। अगर वहां पे मान लो कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है तो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। हमारे यहाँ कितने? 5 साल के लिए, ठीक है। और देखो ये भी चीज की गई है, एक ये चीज भी की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। सीनेट के सदस्यों का 6 वर्ष और प्रतिनिधि सदस्यों का, जैसे अगर मान लो सीनेट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये रहा, है ना। चलो मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे मान लो रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर मान लो कोई रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है ना, रिप्रेजेंटेटिव सभा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा का कोई मेंबर है, ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा का अगर कोई मेंबर है तो कितने साल के लिए है? प्रतिनिधि सभा का मेंबर 2 इयर्स के लिए होगा ओनली। और सीनेट का लेकिन कितने साल का होगा? सीनेट का 6 साल का है, 6 इयर्स का, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इन दोनों को मिलाकर कांग्रेस बनती है। कांग्रेस क्या मिलती है? कांग्रेस। जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, जो आपके यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है ना, और प्रेसिडेंट को मिलाकर। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ठीक है, जो आपका है सभा, प्रतिनिधि सभा और सीनेट को मिलाकर कांग्रेस बनती है। जैसे वहां पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। वहां पर क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेचर जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, यानी एक तरह से जो कांग्रेस है, आप सबको मैंने बताया कांग्रेस कितने से मिलकर बनी है? 2 सदनों से, एक तो सीनेट और दूसरी प्रतिनिधि सभा, यानी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से। तो इनके द्वारा कांग्रेस बनती है ना। तो कांग्रेस के अंदर आपके दोनों आ गए। चलो अब हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं। मैं सबसे ग्रुप ग्रुप बोली जा रही हूँ, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव अगर आप देखें, ठीक है, तो कांग्रेस कैसा है? द्विसदनीय है, जैसे हमारी पार्लियामेंट द्विसदनीय है ना, बिकामिलिज्म एक तरह से। तो यहाँ पर सीनेट होती है और प्रतिनिधि सभा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होती है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेटा लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस कैसा होता है? लोअर हाउस। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है ना लोअर हाउस, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोअर हाउस होता है। और जो अमेरिका के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका ये व्यू था कि सदन संघीय व्यवस्था के तहत राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, यानी यहाँ पर फेडरल सिस्टम का होना। फेडरल सिस्टम की बात कही गई कि भाई फेडरल सिस्टम होना चाहिए अमेरिका के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेटा ये ध्यान रखना, प्रतिनिधि सभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 435 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 435 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये, एवरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 2 इयर्स, ठीक है।
और इसी वजह से, और ये सब कैसे डिसाइड होते हैं, स्टेट पॉपुलेशन के, उससे स्टेट पॉपुलेशन के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है इनके नंबर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो ये होते हैं, जो आपका प्रतिनिधि सभा है, तो प्रतिनिधि सभा के अंदर जो भी इलेक्शन होता है, एक तरह से इन लोगों को चुनाव होता है, ठीक है। तो ये किस बेस पर होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम पर होता है। किस पर होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे जीत उसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखना, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर आप देखोगे, जो मान लो अगर राजस्व, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई चीज है, टैक्सेशन से रिलेटेड अगर आप देखोगे, राजस्व से बढ़ोतरी, अगर टैक्सेशन इंक्रीज करना है, तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही पेश होगा, ठीक है। सदन राजस्व में बढ़ोतरी संबंधी कोई बिल पेश कर सकता है, जबकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। टैक्सेशन से रिलेटेड तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसमें बढ़ोतरी के लिए कर सकता है, लेकिन सीनेट भी इसको क्या करेगा, मंजूरी देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आते हैं सीनेट पे, सीनेट की बात करते हैं। तो सीनेट अगर आप देखो, ये कैसा है, अपर हाउस है बेटा। कैसा हाउस है, अपर हाउस, ठीक है। तो ये अपर हाउस है, और ये ध्यान रखिएगा, ये अपर हाउस हो गया, है ना। सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल, सोचो कितनी होगी, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है इसको। बेटा ये ध्यान रखना, लोअर हाउस जो है वो वीक है रेदर देन अपर हाउस। अपर हाउस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और इसकी कितनी संख्या होती है, 100। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, यानी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। इनका जो ईयर होता है वो, मतलब एक तरह से हमने देखा, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 ईयर्स में। अगर आप देखोगे सीनेट का टेन्योर वैसे कितना बताया था मैंने, कितना बताया था, 6 साल बताया था। सीनेट का 6 ईयर्स बताया था ना, लेकिन ये 2 साल में बदले जाते हैं। कितने लोग, 2/3, जैसे कि हमारे होता है ना इस तरीके से, तो 2/3 लोगों को बदला जाता है, सॉरी 1/3 लोगों को, 1/3 को, कितनों को, 1/3। तो 1/3 ध्यान रखना, 1/3, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें टोटल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं, तभी तो 50 स्टेट से कितने आ रहे हैं, है ना, 50 राज्य हैं, ठीक है। और कुल संख्या कितनी है सीनेट की, 100 है। तो आबादी के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो यदि सीनेट का कोई भी मेंबर, यदि मान लो अगर सीनेट के मेंबर हैं कोई, ठीक है, वो मेंबर है कोई, मान लो ये है, ठीक है, ये कोई मेंबर है, तो 6 साल पूरे होने से पहले, क्योंकि इसका टेन्योर 6 साल होता है, मैंने आप लोगों को बताया कितना होता है टेन्योर, 6 ईयर्स होता है, ठीक है। तो अगर मान लो 6 साल पूरे होने से पहले अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई इसकी, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, या इसने त्याग पत्र दे दिया, या मृत्यु हो गई इसकी, तो रिक्त स्थान के लिए चुनाव नहीं कराए जाते, ये ध्यान रखना। जो मतलब एक तरह से बच गई ना इसकी सीट जो खाली हुई है, उसके लिए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके स्थान पर राज्य का गवर्नर उस रिक्त स्थान को किसी व्यक्ति के सीनेट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, उसमें जो इसके राज्य के जो स्टेट ऑफ गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर क्या करेंगे, मनोनीत कर देंगे, ठीक है, मतलब वो अपने मन से ही किसी भी व्यक्ति को उस पर अपॉइंट कर देंगे उस सीट पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक चीज और लिख लेना, इसके अंदर टोटल ना 19 स्थायी समितियां होती हैं, 19 स्थायी समितियां होती हैं, यानी कमेटीज होती हैं जो काम करती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और इसके अंदर कितनी कमेटीज होती हैं, इसके अंदर होती हैं 16 परमानेंट कमेटीज होती हैं। जैसे वहां पर परमानेंट कितनी है, 19 है, यहाँ पर कितनी है, 16 परमानेंट कमेटीज हैं,
ठीक है। तो 16 परमानेंट कमेटीज होती हैं, तो इनके द्वारा ही काम को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और मान लो अगर सीनेटर के भाषण की अवधि पर कोई रुकावट नहीं होती, ठीक है, और इसके तहत कोई भी सीनेटर किसी भी विषय पर जितनी देर चाहे उतनी देर बोल सकता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। अब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव अगर आप देखोगे इसे बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो जो अमेरिका है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाती है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की बात होती है, ठीक है। संघीय सरकार की वकालत की जाती है, संघीय सरकार, ठीक है, संघीय सरकार को ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो थी, ठीक है, शक्तियां होती हैं एक तरह से, ठीक है। और इसमें एक तरह से वो क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं दूसरे देश के साथ संधि करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन सीनेट की सहमति होने पर, सीनेट की सहमति होनी चाहिए। राजदूत को मनोनीत करने और वापस बुलाने की शक्ति उनके पास होती है। राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को भंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ना ही विशेष चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन वे संघीय सरकार के लिए दंडित अपराधी के दंड को माफ कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को, जैसे हमारे यहाँ होती है ना, हमारे यहाँ जैसे होती है कि पार्डन की, वहां पर भी पार्डन की जो पावर है वो किसको मिली हुई है, पार्डन पावर मिली हुई है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। वे कार्यपालिका को कानून निर्माण का आदेश दे सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति, कि भाई वो एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कि आप क्या करो, लॉज बनाओ। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए होता है। कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। और कितने टाइम तक रह सकते हैं, 2 कार्यकाल तक रह सकते हैं, मतलब 8 साल तक रह सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 8 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते, ठीक है। और राष्ट्रपति की भांति क्या होता है, जैसे वहां पर अगर आप देखोगे बेटा, जैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जैसे इसी साल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है ना, वहां कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, किसका होता है, इन्हीं के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर आप देखोगे तो उनका कार्यकाल भी कितने साल का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। और मान लो अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी मतलब पद किसी भी वजह से खाली हो जाता है, तो क्या करेंगे, तो जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर आप देखो तो उस पद को संभालते हैं, ठीक है, उनका निर्वाह करते हैं जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति सरकार की जो भी कार्यकारी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, संघीय व्यवस्था के दिन वो सारे कामों को करते हैं, ठीक है। और 15 विभागों का अध्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति करता है, 15 विभागों के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। सीनेट की सलाह और सलाहकारों से की परिषद की गठन करते हैं, मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, जिसको जिसको प्रेसिडेंट करते हैं, तो वो आपके यूके या इंडिया की तरह नहीं होता, ठीक है। अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट आप सबको पता होगा, ठीक है, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी बड़ा नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे थे, 1789 से 1797 तक पद पर रहे थे अपने, ठीक है। आपके जो ये है ना डोनाल्ड ट्रम्प जो ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये 45th प्रेसिडेंट है, 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और जो आपके बराक ओबामा थे, बराक ओबामा 44वें नंबर के थे, 44वें नंबर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब आ जाते हैं हम लोग पावर्स किसकी, प्रेसिडेंट की, कि पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो पावर अगर हम देखें तो उनका ये मेन काम होता है ये कि भाई कानून को ठीक ढंग से निष्पादन हो, जो भी लॉज बनाए गए हैं उनका ठीक ढंग से निष्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई निभा रहा नहीं निभा रहा। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है आपका, ठीक है, उसकी को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, और संघीय सरकार की कार्यपालिका में उच्च अधिकारी को नियुक्त करते हैं ये। और जो भी एक तरह से जो न्यायाधीश होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हम बोलेंगे तो जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया एक तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीनेट क्या देती है, नियुक्ति पर सहमति देती है, ये ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो सेना के सेनापति होते हैं ना, सेना के सेनापति, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हैं इनके। जैसे अपने यहाँ होता है ना बच्चों, जैसे अपने यहाँ होता है, मान लो कांग्रेस कोई बिल पास करती है, जैसे जैसे अमेरिका में कांग्रेस कोई बिल पास करती है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पास जो एक तरह से बिल तो पास कर देती है, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को अस्वीकार कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, ऐसे कुछ। जो अस्वीकृत बिल होता है, यदि कांग्रेस दोनों सदन दोबारा से 2/3 बहुमत से पास कर दें तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है वो कैसी हो जाती है, निरर्थक हो जाती है, फिर कोई उसका कोई वो नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर जो असीमित शक्ति है वो किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 8 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन जो ये जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। किसकी सलाह पर, किसकी रिकमेंडेशन पर, सीनेट की, किसकी, सीनेट की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज ध्यान रखना, न्यायाधीश अपने पद पर अच्छे व्यवहार तक रहते हैं, मतलब जब तक उनका अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं अगर वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जीवन पर्यंत रह सकते हैं, मतलब जब तक उनकी लाइफ है, ठीक है, जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो अपने इस पोस्ट पर रह सकते हैं। इनके लिए कोई वो नहीं बनाई गई है, कोई वो नहीं है। ठीक है, वो अपने पद से त्यागपत्र या महाभियोग पर अपराध दोष सिद्धि के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं, इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है अगर देखते हैं कि हाँ भाई ये इन्होंने कोई प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से कुछ किया है, ठीक है, एक तरह से तब। और ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का सबसे सुप्रीम, मतलब सबसे हाई एक तरह से है। ठीक है, और राज्यों के मध्य विवाद अगर हो जाए तो इन मामलों को भी अगर यही देखता है, ठीक है, और भविष्य के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखना। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यूरोपीय लोकतांत्रिक न्यायपालिका की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय कहीं अधिक राजनीतिक भूमिका निभाता है। यहाँ का ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये पॉलिटिकल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट निभाता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में जैसे मान लो गर्भपात हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो इसकी परिस्थितियों का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है अमेरिका में, जबकि दूसरे देशों में कौन करती है, लेजिस्लेचर करती है इस तरीके से। तो इसी वजह से इनका बड़ा स्ट्रांग माना जाता है, इनका पॉलिटिकल रोल माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो पॉलिटिकल रोल निभाते हैं। ठीक है, इनका बड़ा पॉलिटिकल रोल रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो एक पिरामिड बना देती हूँ मैं आप लोगों को, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया,
उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अपीलेट न्यायालय होता है, अपीलेट, ठीक है, कोर्ट बोल दो, इसको हिंदी में बोलते हैं अपीलीय न्यायालय। क्या बोलते हैं, अपीलीय न्यायालय। सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट जो सबसे नीचे आते हैं अधीनस्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद अपीलेट कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ के जो लोग होते हैं ना यूएसए के, ये बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं यहाँ के न्यायपालिका का, ठीक है। और संघीय न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। राज्य स्तर पर 87% राज्य न्यायालयों में न्यायाधीश चुने जाते हैं और 39 राज्यों में कुछ न्यायाधीशों को चुना जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं, जो हमने यहां से लिया है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम देखें तो न्यायिक समीक्षा के तहत अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, अगर मान लो कि कोई भी मतलब जो कांग्रेस है, ठीक है, उसने कोई ऐसा वो बना दिया, कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो भाई वो एक तरह से क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तब क्या कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय उस लॉ को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है ना। तो कार्यपालिका या लेजिस्लेचर के कार्यों को वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका ना एक एग्जाम्पल आता है कि किन केसेस में किया गया, ठीक है। तो बच्चे वहां पे जो केसेस थे ना जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, तो ये बड़े मतलब बड़े से एक तरह से ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एड, ठीक है, ये वहां पर केसेस हैं जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं। और रोए वी वडे, ठीक है, कुछ मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के कार्य को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों की हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों की हो गई। डिवीजन ऑफ पावर्स मैंने आपको बता दिया है, फेडरल सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। ये ध्यान रखना, युद्ध की घोषणा केवल संघीय सरकार ही कर सकती है, ठीक है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो हो गया आप लोगों का ये चीज़। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेट गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका अपना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ये हो गया आप लोगों का अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यहाँ पर आपका खत्म। अब हम कर लेते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। बच्चों ने स्विट्जरलैंड की बोली थी, तो स्विट्जरलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये आ गया स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड अगर आप देखो, ठीक है, एक नेशन स्टेट नहीं था स्टार्टिंग से, अगर आप देखोगे एक नेशन स्टेट नहीं था वो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आप देखोगे वहां पर जो एक तरह से ऑटोनॉमस कैंटोन्स, जो ऑटोनॉमस कैंटोन्स हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस कैंटोन्स जो हैं, ठीक है, तो केम अंडर किसके अंडर आई, ये आई थी आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कब का, 1848 का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने देश को एक संघीय राज्य बनाया है, मतलब स्विट्जरलैंड क्या है, एक फेडरल, अगर आप देखोगे
ठीक है, फेडरल स्टेट बना है। और यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड अगर आप देखोगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक तरह से अगर आप देखो, स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इधर आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट होती है स्विट्जरलैंड की, तो गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट में 7 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स होते हैं। तो डिफरेंट मेंबर्स बिकम, जो एक तरह से डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। दिस पोजीशन एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट ऑल्सो रूल हिज और ओन मिनिस्ट्री। ठीक है, यानी कि क्या है, यानी कि स्विट्जरलैंड में सरकार में 7 सदस्य हैं, हर साल एक अलग सदस्य राष्ट्रपति बनता है, और ये स्थिति वास्तव में चेयरपर्सन से अधिक नहीं है, और राष्ट्रपति में भी अपना मंत्रालय चलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां की पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, वहां की अगर पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट 2 चैम्बर्स हैं उसके। पार्लियामेंट्स के क्या है, 2 चैम्बर्स हैं। तो एक है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एक हो गया आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और दूसरा हो गया सीनेट। ये ध्यान रखिएगा। एक बार 2 मिनट रुकना एक बार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिकामेल होती है ये पार्लियामेंट, 2 होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका, हाँ देखो ये हो गया गलत, 2 मिनट रुकना। मैंने आप लोगों को ये जो होता है ना, ये मुझे इसमें लग रही थी प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने देख लिया। ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है आपका हाउस ऑफ नेशनल काउंसिल होती है। ठीक है, 2 चैम्बर्स होते हैं, सॉरी मैंने आप लोगों को वो करवा दी, नेशनल काउंसिल होती है। ठीक है, और दूसरी होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये होती है आपकी, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे, स्विट्जरलैंड में सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी फेडरल रिपब्लिक है। ठीक है, और यहाँ पर फेडरल असेंबली, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट है। जो फेडरल काउंसिल होती है वो होल्ड करती है एग्जीक्यूटिव पावर को। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो जुडिशियल ब्रांच होती है, ठीक है, वो हेडेड बाय फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। जुडिशियल पावर किसके पास है, छोटा छोटा बता रही हूँ, याद रख लेना ये चीजें। ठीक है, जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल पावर किसके पास है, जुडिशियल पावर है आपके पास, आपकी फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये मैंने छोटा सा लिख दिया, आप समझ जाना। और जो जजेस होते हैं ना इसके, जो जजेस होते हैं, तो जजेस किससे अपॉइंट होते हैं, जजेस होते हैं फेडरल असेंबली से अपॉइंट। जजेस को अपॉइंट कौन करता है, जजेस को अपॉइंट करती है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली इसको अपॉइंट करती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड में क्या पाई जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पर। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर कोई भी चेंज, अगर आपको मान लो चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो वहां पर जरूरी क्या होता है, रिफरेंडम जरूरी होता है, मैंडेटरी है।
क्या बच्चों? रिफरेंडम। रिफरेंडम अगर आप देखोगे तो रिफरेंडम क्या है? मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है, कोई भी चेंज करना, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक तरह से कुछ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने, ठीक है, स्विट्जरलैंड को, जो आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसको फुल डेमोक्रेटिक बोला था, फुल डेमोक्रेसी बोला। कब बोला था बच्चों? 2019 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने स्विट्जरलैंड को 2019 में पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कोई भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, अमेंडमेंट करना है, ठीक है, अमेंडमेंट करना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, तो ज्वाइनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चेंज करना है फेडरल लॉज को, ठीक है, तो ये जो एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये अप्रूव्ड होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ बोथ पीपल ऑफ द कैंटोन्स, पीपल ऑफ कैंटोन्स के द्वारा, इन दोनों की वही चाहिए होती है, और डबल मेजोरिटी, डबल मेजोरिटी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो चीज़ें नहीं होंगी, जो मैंने आपको बताई कि अमेंडमेंट होना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, या चेंजेस करने हैं फेडरल लॉज में, तो अगर ये चीज़ करनी है तो आपको किससे? तो यहाँ पर अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर होता है, 1 ईयर ज़रूरी होता है, 1 साल ज़रूरी होता है, 1 ईयर में एक मस्ट होता है कि भाई अप्रूव कर दे कौन? पीपल ऑफ कैंटेन्स एंड डबल मेजोरिटी, तो ये ध्यान रखना। और एनी सिटीजन जो है वो चैलेंज कर सकता है लॉ को, ठीक है, जो पास किया पार्लियामेंट ने, ये ध्यान रखना, वहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और वहाँ पर फेडरलिज्म जो एक तरह से अगर आप देखोगे, ठीक है, संघीय स्तर है वहाँ पर, और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने आपको 7 सदस्य तो बता ही दिए हैं, ठीक है, जो स्विस फेडरल काउंसिल होती है उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कोई भी स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होने योग्य है उसे चुना जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट देख ली हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखना, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर 46 सीट्स होती हैं, कितनी होती है? 46 सीट्स, ठीक है, और 2 सीट्स पर कैंटोन होती है, ठीक है, और अगर आप देखोगे, और नेशनल काउंसिल में कितनी सीट्स होती हैं? यहाँ पर 200 सीट्स होती हैं, यहाँ पर 46 सीट्स होती हैं, यहाँ 200 सीट्स होती हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना, एंड कमेंट भी करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ आई या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।